नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और हम इस अधिकारों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे भाई? दो भागों में डिवाइड करके इन मौलिक अधिकारों को जो है दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और जिसमें पहले भाग में हम मौलिक अधिकार और जो चार मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे, और दूसरे भाग में पीछे बचे 6 अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और देखो यहाँ पर दे रखा है भाग 1। तो मित्रों, इसका मतलब ये मत समझना कि भाग 1 वो भाग वाला नहीं है। हमारे ये पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हम डाल रहे हो। मौलिक अधिकार पार्ट 1, मौलिक अधिकार पार्ट 2। तो मौलिक अधिकारों की मित्रों आवश्यकता क्यों पड़ी और उनसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। संविधान का अति महत्वपूर्ण अंग है मौलिक अधिकार। देखो विद्यार्थियों, जिन संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती वह बहुत ही जल्द तानाशाही शासन जो है बन जाता है। यानी जिस संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती है वह शासन, वह संविधान, वह देश वो जो बहुत ही जल्द ही लोकतंत्र की जगह तानाशाही जो है शासन या साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संसाधित नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। ये तो हो गए मौलिक अधिकार। देखो मित्रों, मौलिक अधिकार से बारे में कुछ रिलेटेड चीज़ें हम वो पढ़ेंगे। जो है मौलिक अधिकार हैं तो इसका हमारे संविधान के अंदर वर्णन कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। तो देखो अब है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान की भाग 3। देखो भाग 3 आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे अधिकार में आप देख सकते हो, अधिकार में आप देख सकते हो इस प्रकार का जो है लोगो बना हुआ है। में तो में 3 जैसा दिख रहा है, यानी भाग 3 और अनुच्छेद 12। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है मित्रों। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं मित्रों, याद रखना अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो है ये हमारे जो राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है, इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, जिन संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती है वह बहुत ही जल्द तानाशाह का साधन बन जाता है, तानाशाही शासन का साधन बन जाता है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन मिलता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अब प्रश्न पूछे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 12 से 35। और भाग कौन सा? भाग 3। अब देखो, ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक नैतिक विकास के आवश्यक है। अब प्रश्न पूछ ले कि अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? और ऑब्जेक्टिव में मान लो 3 गलत दे दे, 1 सही दे दे तो आपको सही पहचानना है, या 3 सही दे दे और 1 गलत दे दे तो गलत को पहचानना है। तो ये व्यक्ति के जो अधिकार हैं व्यक्ति की मानसिक व भौतिक और नैतिक विचारों के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करना एक उद्देश्य है। और अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय का इसका संरक्षण मिला हुआ है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण मिला हुआ है और इसका उल्लंघन जो है
करने वाले के लिए किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जा सकता है। यदि कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा संसद के द्वारा पारित होता है और जिसमें जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा उस जो कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। फिर अगला है मित्रों, मूल संविधान में भाग 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जब हमारा संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन देखो बहुत ही बढ़िया चैप्टर आ रहा है यहाँ कि लेकिन 1978 में कौन सा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 31वें वर्णन यानी अनुच्छेद 31 में जो वर्णित संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार था मित्रों, उस अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी वर्तमान जो अधिकार घोषित कर दिया गया था। अतः वर्तमान में 6 अधिकार हैं। देखो मित्रों याद रखना, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकार में जो है संविधान में हमारा जब संविधान बना तो संविधान मूल अधिकार जो मूल संविधान में हमारे अधिकार थे वो 7 थे। लेकिन 1978 में संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ वो था 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो कौन से अनुच्छेद को हटा दिया गया है? अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। अब वो उस अधिकार को जो है किस अनुच्छेद के तहत कानूनी वर्तमान में जो अधिकार घोषित किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी जो है अधिकार घोषित किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का हमारा अधिकार, और इतना इंटरेस्टेड चैप्टर है। आज एक बार पढ़ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे कि मौलिक अधिकार हमने सर से पढ़े थे। तो मित्रों एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना, क्या है मौलिक अधिकार। तो देखिए अब है मौलिक अधिकार 6 हैं। अब वो मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं? तो देखो ये हमारा मौलिक अधिकार, और पहला अधिकार है हमारा वो है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है, अब समानता मिल गई तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। फिर हम विधिवत वर्णन करते हैं और वर्णन के रूप में विधिवत अध्ययन करते हैं। तो पहला हम आज अधिकार का अध्ययन करेंगे। संविधान के अंदर जो 6 अधिकार है हमारे वर्तमान में, उसमें अधिकार है समानता का अधिकार, और इसका वर्णन मिलेगा मित्रों अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख मिलेगा। अब किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है उसको हम विधिवत रूप में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अनुच्छेद 14 के तहत जो है सभी व्यक्तियों को जो है राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बालकों और स्त्रियों की जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए जो है उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 के 3 के तहत राज्य को प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 15 के अंदर भाग 4, 15 का चौथा भाग के अंदर अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं के अवसर की समानता होगी। यानी अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को शासकीय सेवाओं के अवसर प्राप्त करने की जो समानता होगी। फिर अनुच्छेद 16
जो है ग यानी 3 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाना जो है लगाई जा सकती है। फिर है हमारे 16 अनुच्छेद 16 के 4 के अनुसार 16 के भाग 4 के अनुसार जो है देश के पिछड़े नागरिकों को जो उचित जो प्रतिनिधित्व देने के लिए देश के पिछड़े नागरिकों को उचित जो प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पड़ता है कि भारत के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने जो है संसद ने संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1976 बना दिया गया था। और फिर है जो हमारे अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया। फिर इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया गया था। और फिर अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के द्वारा यदि कोई भी इस अधिकार का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है, तो उसे जो दंड का जो प्रावधान बना दिया गया था, दंडनीय बना दिया गया था कि ये दंडनीय अपराध है, दंड भी दिया जा सकता है। बाद में 1976 में इसकी संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया गया था। अनुच्छेद 78 के अनुसार अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या है भाई, उपाधियों का अंत, यानी शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी अधिकार उपाधियों का जो अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति को की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 18(2) के अनुसार जो है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति का जो है कि अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, और उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 14 से 18 तक, जो हमने अभी अध्ययन किया। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तो हमारा चैप्टर आज का स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 4 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है अनुच्छेद 19(a) में भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर मित्रों, हमारा अनुच्छेद 19(b) के तहत शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के नागरिकों को सम्मिलन करने की और जुलूस निकालने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 19(b) के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने और का जो अधिकार होगा, परंतु शर्त ये रहेगी कि हथियार नहीं हो किसी प्रकार का। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(c) भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं
दी गई है। यानी भारतीय नागरिकों को संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन सैनिकों को किसी प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी जो है क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है। उन अनुच्छेद 19D के अनुसार देश में किसी भी व्यक्ति को जो है देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है। यानी 19B के तहत शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है। अनुच्छेद 19C के अनुसार भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19D के अनुसार देश में किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E में देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, परंतु वर्तमान में इसी के अंदर भी संशोधन हो गया है। अनुच्छेद 19G में कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाता तब तक यह सिद्ध नहीं हो जाए कि भाई वह उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। यानी जो है अनुच्छेद 20 के अनुसार जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। जो अपराध है उसके लिए किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। जैसा छोटा अपराध किया तो छोटा दंड और बड़ा अपराध किया तो बड़ा दंड। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, यानी एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसकी जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो मित्रों, आज का हमारा भाग 1 अधिकारों से संबंधित समाप्त होता है और हम जल्दी लौटेंगे अधिकारों से संबंधित भाग 2 और 3। हम इन 2-3 पार्टों में अधिकारों का जो अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा भाग 1 समाप्त हो गया है और कल हम अधिकारों का जो है चैप्टर लेकर आएंगे पार्ट 2, जिसमें हम आगे वाले अधिकारों के अध्ययन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।